शाम 7 बजे के बुलेटिन में देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने से शहर शहर यात्री परेशान दिखे। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक यात्रियों को भटकना पड़ रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के लिए नेम प्लेट जरूरी किया गया। इसे लेकर यूपी में सियासी माहौल गर्म है। अखिलेश यादव की मॉनसून ऑफर पर केशव प्रसाद मौर्य ने कैसे वार किया, यह भी आपको दिखाएंगे। कानपुर में पुलिस ने इरफान सोलंकी के करीबी शौकत अली पर कुर्की वाली कार्रवाई की है। इसके अलावा भी तमाम खबरें होंगी 7 बजे के इस बुलेटिन में। प्रयागराज से बड़ी खबर आई है, उससे शुरुआत करते हैं। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई देखने को मिली है। 28 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। 4 अलग अलग जगहों पर अवैध प्लॉटिंग हुई थी। बिना नक्शा पास कराए निर्माण हो रहा था। बुलडोजर वाली कार्रवाई के दौरान कैंट थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर एक्शन की, जो प्रयागराज से सामने आई हैं, जहां पर प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की गई है। 28 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई थी। 4 अलग अलग जगहों पर अवैध प्लॉटिंग की गई थी और बिना नक्शा पास कराए यहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके बाद प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी किया गया और आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खबर कानपुर से है। इरफान सोलंकी के करीबी शौकत अली की संपत्ति कुर्क की गई है। इरफान सोलंकी और शौकत अली पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। शौकत का ग्वालटोली में एक मकान कुर्क किया गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया था और कोर्ट के आदेश पर संपत्ति को कुर्क कर इसको सीबीसीआईडी को दे दिया गया। एक संपत्ति जो शौकत अली जो हमारे यहाँ लिस्टेड गैंगस्टर है और गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है वो कुर्क की गई है। इस प्रॉपर्टी में इसकी पुत्री के द्वारा ये बताया गया था कि ये प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम पे है, मेरे पिता के नाम पे नहीं है, जिसका एक वाद जो है वो सिविल जज के यहाँ चल रहा था, जिसमें माननीय सिविल जज के यहाँ से ये आदेश हुआ था कि नहीं, ये प्रॉपर्टी जो है वो इन्हीं की है और इसको कुर्क किया जाए। खबर बरेली से, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते चौकी इंचार्ज को गिरफ्तार किया। करगैना चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। जानलेवा हमले के केस में आरोपी का नाम हटाने के लिए 1 लाख की डिमांड की गई थी। शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तारी की। सदर कोतवाली में एंटी करप्शन टीम ने भ्रष्टाचार की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने शिकायत एंटी करप्शन से की, तो एंटी करप्शन द्वारा अपनी औपचारिकता पूर्ण करते हुए और टीम गठन कराया गया और उसके बाद टीम द्वारा वहाँ रंगे हाथों और पैसे उनको दिए गए और टीम के माध्यम से जो पैसे दिए गए तो उसको पैसे लेते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कहाँ पैसे दिए गए थे? चौकी करगैना पर ही पैसा दिया गया था और वहीं से उन्हें गिरफ्तार किया गया। कहाँ मुकदमा कायम किया जा रहा है? थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने के चलते हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर शहर यात्री परेशान नजर आए। क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, हर जगह एक जैसी तस्वीर देखने को मिली। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर की। सर्वर डाउन होने से यात्रियों को इधर उधर भटकना पड़ा। तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने के चलते राम की नगरी अयोध्या में भी यात्री परेशान नजर आए। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बोर्डिंग पास मैनुअल कराया गया। यात्रियों की सारी चेकिंग भी मैनुअल कराई गई। कहां से बैठे आप? मुंबई से, टर्मिनल 1 से, सांता क्रूज से, और काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी। वजह इसकी ये थी कि शायद वहाँ सर्वर डाउन था और जिसकी बुनियाद पर काफ़ी पैसेंजर परेशान थे। लोगों ने हाथ से लिखा, लिखने के बाद में फिर हम लोग 1 घंटा तक फ्लाइट में बैठे रहे। 2 घंटे के बाद फ्लाइट जो है वहाँ से टेक ऑफ किया। हाँ, प्लेन आज काफ़ी लेट था, कुछ सर्वर का इशू था वहाँ पे, तो अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटे के आसपास लेट था प्लेन आज। जी, तो क्या दिक्कत हुई समझ? नहीं, काफ़ी दिक्कत हुआ सर। वहाँ पे एक तो व्यवस्था काफ़ी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हमें डिले हुआ है। आदमी वहाँ भूखे प्यासे 2.5 घंटे तक खड़े हैं वहाँ पे, तो दिक्कत तो हुआ है आज के टाइम पे, और सर्वर का इशू था काफ़ी। तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से महादेव की नगरी काशी में भी यात्री परेशान नजर आए। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर मैनुअली चेकिंग का काम किया गया। इस दौरान यात्रियों की लंबी कतार लग गई और सभी काफी परेशान नजर आए। दिक्कत हो रही है, बहुत टाइम लग रहा है। बोर्डिंग पास नहीं बनता तो वो मैनुअल बनाने में बहुत टाइम लगता है और पैसेंजरों को लाइन में लग के बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है। कितना ज़्यादा परेशानी होती है आप लोगों को जब बोर्डिंग पास ऑनलाइन नहीं बन पा रहा? तो सर एयरलाइंस को ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस वालों को प्रॉब्लम होता है। हम लोग तो डीजी यात्रा की तरफ से सर एंट्री कराते हैं, पैसेंजर को अंदर भेजते हैं।
अभी क्या हालात हैं? अभी सर हालात धीरे धीरे बिगड़ता ही जा रहा है सर, पहले से ज़्यादा हो गया है। बोर्डिंग पास मैनुअली इशू कर रहे हैं? हाँ सर, बोर्डिंग और मैनुअली इशू चेक कर रहे हैं इस समय। तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से तमाम जगहों पर लोग परेशान रहे। लखनऊ से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। सर्वर में दिक्कत के चलते मैनुअल चेक इन सिस्टम लागू किया गया। कई यात्रियों को हाथ से लिखे बोर्डिंग पास सौंपे गए, साथ ही सामान को मैनुअली स्कैन किया गया। गोरखपुर एयरपोर्ट पर भी सर्वर डाउन होने से परेशानी देखनी पड़ी। एयरपोर्ट पर संचालन मैनुअल तरीके से किया गया। बोर्डिंग और चेकिंग में ऑनलाइन दिक्कतें आईं। गोरखपुर एयरपोर्ट से 14 फ्लाइट का संचालन हुआ करता है और आज यहां पर सभी यात्री परेशान नजर आए। अभी गोरखपुर पे यही स्थिति है कि वर्ल्ड वाइड जो है सो माइक्रोसॉफ्ट में कि इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण जैसो पहले सीता के द्वारा हमारे यहाँ एयरपोर्ट पर ऑनलाइन रिजर्वेशन मॉनिटरिंग की जाती थी। अभी ये मुनिसी जो ऑनलाइन होती थी ये अभी मैनुअल मोड में आ गई है। इस वजह से हमें जो है सो मैनुअल काम करना पड़ रहा है। लोगों के ईमेल, कॉन्टैक्ट आईडी और जो है सो उनका एड्रेस ये मैनुअल चेक करना पड़ रहा था। इससे ताजनगरी आगरा में भी सर्वर डाउन होने के चलते लोग परेशान नजर आए। आगरा एयरपोर्ट पर भी यात्री परेशान थे और इस दौरान वहां पर भी मैनुअल तरीके से ही सभी काम को आगे बढ़ाया गया। उधर कासगंज में माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने का असर रेलवे पर देखने को मिला। कासगंज रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा था। रिजर्वेशन नहीं होने से यात्रियों को परेशानियों से दो चार होना पड़ा। मैं कासगंज से लखनऊ जाने के लिए रिजर्वेशन कराने आया था। यहाँ सुबह से ही सर्वर डाउन है और नहीं टिकट हो पा रही है, नहीं कुछ हो पा रहा है और यहाँ बहुत से लोग आए हैं और बहुत से लोग चले गए, ऐसे ही उनकी भी टिकट नहीं हो पाई है। जब जानकारी हुई है तो बताया है कि सुबह से ही सर्वर डाउन है, इसीलिए टिकट नहीं हो पा रही है। हाँ, रिजर्वेशन कराने आए थे लेकिन रिजर्वेशन नहीं हुआ। ये बोले कि सर्वर नहीं आ रहे हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्राकृतिक खेती में अच्छे प्रयास हुए हैं, किसानों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए और इसके अच्छे नतीजे भी देखने को मिले। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है। रासायनिक खादों के इस्तेमाल के बिना भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। क्षेत्रों में हरित क्रांति के बाद आधुनिक फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग होना प्रारंभ हुआ। कुछ समय के लिए हमें उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई तो दिया, लेकिन आज उसके दुष्प्रभावों से हम इस जीव सृष्टि को बचा पाने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। वो सीधे जहर के रूप में नहीं आ रहा है, लेकिन एक स्लो पॉइजन के रूप में वह हर व्यक्ति की धमनियों में घुसता जा रहा है। मैंने जो एक चेतना की बात कही थी, वो बात इसीलिए कही थी कि हम धरती माता की पूजा करते हैं, मां मानते हैं। अब आज परंपरा भले खत्म हो गई हो, लेकिन उठने के पहले धरती माँ की पूजन करते, पैर स्पर्श करके माथे से लगाते थे। हम जब खेती करते थे अपने गांव में बचपन में, तो महाराज जी हमारे यहाँ धरती की मछेंद्री माता की पूजन करते थे। बोनी जब पूरी होती थी तो मिट्टी के ढेले रख के बनाते थे और वह बाकायदा विधिवत पूजा करते थे और अपनी भाषा में कहते थे पोर में पानी हर बोलो। अब वो पूजा वूजा सब खत्म हो गई। माँ का नाता नहीं रहा, केवल स्वार्थों का रिश्ता रह गया। हमारी नदियाँ, हमारे जंगल समाप्त, पानी विषैला, भारी संकट है आज। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, धरती बचाने का संकल्प, पर्यावरण बचाने का संकल्प। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। मॉनसून ऑफर पर केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा है, मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर सिमटेंगे। एक दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है। 2027 में 2017 को दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे।
इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया, जवाब दिया उन्होंने सोशल साइट एक्स पर। उन्होंने लिखा कि सरकार और संगठन बस साधन है। अखिलेश उनकी तरफ से कहा गया कि सबसे बड़ा होता है जनता कल्याण, न संगठन बड़ा होता है न सरकार। बीजेपी वाले सत्तान्मुखी हैं, सेवान्मुखी नहीं है। खबर हमीरपुर से है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अस्पतालों में जनता को बेहतर सुविधाएं मिलें, इसे लेकर डॉक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि अस्पतालों का जायजा लेने के दौरान जहां भी खामी मिल रही है कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में अच्छे से अच्छा इलाज मिले, तो आज हमने कई हॉस्पिटल्स का निरीक्षण किया है। जो चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए हैं उनका 1 दिन का वेतन काट रहे हैं। जहां सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी, जो एजेंसी है उसका 1 दिन का जो बिल है वो हमने काटा है। सर, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं कई चिकित्सक अनुपस्थित मिले हैं, उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हुई। हमीरपुर अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है, इसमें लखनऊ में कल आरएसएस और बीजेपी की बैठक होगी। 20 और 21 जुलाई को समन्वय बैठक होनी है। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन के सीनियर नेता भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में यूपी के सियासी हालात पर चर्चा संभव है। मुंबई में समाजवादी पार्टी के सांसदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पर पार्टी के 31 सांसदों का सम्मान किया गया। पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। दरअसल सांसदों के सम्मान समारोह के जरिए समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी अपनी मजबूत स्थिति को दर्ज करवाना चाहती है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के लिए समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में 12 सीटों पर दावेदारी जताई। उत्साह देने वाली शाम है ये शाम, जोश देने वाली शाम है, और इसीलिए मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन के आदेश का असर देखने को मिल रहा है और रेहड़ी वालों से लेकर ढाबा संचालक तक अपना नाम अपने प्रतिष्ठान के साथ लिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी ये साफ कर चुका है कि ये आदेश धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि अप्रिय घटनाओं और विवादों को रोकने के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में पहले क्या हो रहा था। संगम होटल को सलीम खान चला रहा था, रुड़की रोड पर वेलकम होटल को हाजी मुर्तजा संचालित कर रहे थे, मेरठ के शुद्ध छोले भटूरे को मेहराज चला रहे थे, जायका रेस्टोरेंट को तंजीम, इटालियन हट को नदीम चला रहे थे। इनके अलावा नूर मार्केट में न्यू बाबा स्वीट्स को नौशाद, नीलम स्वीट्स को अरशद अहमद, अनमोल प्लाजा को जुबैर अहमद चला रहे थे। नाइस कन्फेक्शनरी को बजेड़ी रोड पर इसरार चला रहा था। इसके अलावा गुडलक टी स्टॉल बजेड़ी रोड पर ही है, उसे शमशाद चला रहा था। कांवड़ रूट पर दुकानों की पहचान के आदेश से पहले मुजफ्फरनगर में क्या कुछ होता था, ये जरा तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा होगा कि रुड़की रोड पर ढाबे का नाम संगम शुद्ध भोजनालय है, लेकिन असल में इस ढाबे को चलाने वाला शख्स मुसलमान है जिसका नाम सलीम है। नया आदेश आने के बाद अब सलीम ने अपने ढाबे पर सलीम शुद्ध भोजनालय का बोर्ड लगा दिया है। कांवड़ यात्रा में दुकानदारों के लिए फरमान चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच न्यूज 18 ने बातचीत में यूपी के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह की माने तो कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन नाम इसलिए लिखा जाना चाहिए कि नाम है श्री राम भोजनालय और चलाने वाले सलमान खान है। अब सलमान खान के धर्म के अंदर मांसाहार प्रतिबंधित नहीं है। हालांकि मांसाहार एक स्वेच्छा का विषय है, बहुत से लोग मांसाहार करते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं, लेकिन जिस समय कांवड़ यात्रा चले उस समय उसको ये मालूम होना चाहिए मैं जहां बैठ के खा रहा हूं यहाँ कोई मांसाहार पूर्व में ना बनता हो, यहाँ किसी मांस मदिरा की बिक्री ना होती हो, जिससे उसकी आस्था को ठेस ना पहुंचे। अच्छा, अखिलेश यादव इस मामले को भी लेकर हमलावर हो गए हो, कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर बांट रही है सरकार, क्या ऐसा है? देखिए, चूंकि अखिलेश यादव जी के पूरे खानदान ने सदैव धर्म के आधार पर ही राजनीति की है, उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम किया है।
अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक दुकानों पर नाम और पहचान को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। उन्होंने इस फैसले को लोकतंत्र और साझी विरासत पर हमला बताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यूपी में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र, हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया। वाराणसी में पुलिस ने सभी दुकानदारों को इस आदेश के बारे में जानकारी दी और शाम तक नाम लिखने के लिए कहा। शाम तक की मोहलत दुकानदारों को दी गई है। निश्चित तौर पे ये मतलब दुकान का नाम होना चाहिए। यदि कहीं किसी भी तरीके का घटना दुर्घटना हो गया है तो वो चिन्हित हो जाए कि नाम यहाँ पे या स्थान को चिन्हित के लिए नाम जरूर होना चाहिए। खबर अयोध्या से। कांवड़ यात्रा को लेकर दुकानों के सामने नाम लिखे जाने को लेकर अयोध्या के संतों ने प्रतिक्रिया दी है। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि ये अच्छी पहल है, इससे दुकानदारों के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह पता चल जाएगा कि कौन दुकान हिंदू की है, कौन मुसलमान की है। मुसलमानों में एक विचित्र ढंग के उनका कहते हैं कि हमारा यह हमारे परंपरा है, और ऐसी आता है कि वो सभी सामानों में थूक करके वो देते हैं। कई जगह पकड़े गए हैं, फलों में और वस्तुओं में थूक देते हैं। जब उनसे पूछा गया मौलवी साहब से, तो उन्होंने कहा हमारी परंपरा है, इसे थूक ही जाएगा उसमें। इसलिए जब मालूम पड़ जाएगा कि हिंदू का है, मुसलमान का है, तो थूकी हुई जो सामान है वो नहीं खरीदेंगे। तो हमारे धर्म को ये जो आप घात लगाए बैठे हैं हमारे सनातन धर्मावलंबियों के व्रत पर्व को तोड़ने के लिए, जिस प्रकार से राक्षस लोग सिराख लगाकर बैठे रहते थे कि कैसे जो है साधु संतों, सनातनियों, राम भक्तों, बाबा भोलेनाथ के भक्तों, कृष्ण भक्तों को कैसे उनके धर्म से भ्रष्ट कर दिया जाए, उसी प्रकार से ये भ्रष्ट करने का जो ये आपका परंपरा था उस पर अब रोक लगेगा, जिसके लिए मैं मानता हूँ कि आदित्यनाथ योगी जी महाराज संपूर्ण रूप से बधाई के पात्र हैं। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी आज अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा पहुंची। वृंदावन में हेमा मालिनी ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। वृंदावन में ई-रिक्शा में बैठकर हेमा मालिनी ने श्रद्धालुओं से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। हेमा मालिनी ने NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक की और दिल्ली आगरा हाईवे पर लगने वाले जाम और जलभराव की समस्या से जल्द ही निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को कहा। परिक्रमा करेंगे आप? परिक्रमा नहीं, हम दर्शन के लिए जाने के लिए। अच्छा जाओ। राधे राधे, प्रणाम। अच्छा बन जाए तो बहुत ही बढ़िया है। कम से कम थोड़ा दर्शन मंदिर का लोग भी, बाकी तो चल रहे हैं। हमेशा करते हैं या अभी आज कर रहे हैं पहली बार? परिक्रमा नहीं, हम करते रहते, यहीं पे रहते हैं। नहीं, हम आए दिल्ली गाजियाबाद से परिक्रमा करने के लिए। रोज मैंने पूरा परिक्रमा मार्ग में भी गई, मैंने सारा चीज देखा, क्योंकि काफी कंप्लेंट आ रही थी कि श्रद्धालु जो परिक्रमा करते हैं उनको बहुत ही तकलीफ हो रही थी। चलने को जगह नहीं है, टॉयलेट नहीं है, ये सब मैं कई दिनों से सुन रही हूँ। तो अभी हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर ने 4 बहुत बढ़िया अच्छा सा पिंक टॉयलेट करके बड़ा अच्छा बनाया है। और भी मैंने कहा है उनको कि हर 1 किलोमीटर में, क्योंकि 11 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है वृंदावन का, उसमें 1-1 किलोमीटर में 1-1 टॉयलेट होना चाहिए, जिसे मैं चाहूंगी कि यहाँ के स्थानीय जो मंदिर है, उन मंदिर के अधिकारी लोग, वो लोग उसको अडॉप्ट कर लें ताकि वो उसको चलाते रहें। सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र में करंट की वजह से दंपत्ति की मौत हो गई। घर की सफाई के दौरान पंखे में करंट उतर आया, जिसकी चपेट में दंपत्ति आ गए और दोनों की मौत हो गई। मामला दिवाटन का है। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी।
आगरा के एक व्यापारी ने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने के लिए अपने ही ट्रक की चोरी का झूठा मुकदमा लिखवा दिया। पुलिस को बताया कि गुरु के ताल के पास उसका ट्रक खड़ा था और वहां से चोरी हो गया। जांच में खुलासा हुआ कि ट्रक मालिक ने ही एक साथी के साथ मिलकर झूठी कहानी रची। ट्रक मालिक ने बताया कि उस पर कर्ज हो गया था, पैसे चुकाने के लिए पैसे थे नहीं। उसने अपना ट्रक बेच दिया और ट्रक चोरी का झूठा केस लिखवा दिया। इतना ही नहीं, ट्रक का नंबर और चेचिस नंबर भी उसने बदलवा दिया। पुलिस ने ट्रक मालिक समेत 2 को जेल भेज दिया है। हरी पर्वत पे एक ट्रक चोरी की सूचना मिली थी और इस सूचना के क्रम में थाना हरी पर्वत पे धारा 379 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत करके टीमें लगा दी गई थी घटना के सफल अनावरण के लिए। इस ट्रक को जब ट्रेस किया गया तो ये ट्रक हरदुआगंज अलीगढ़ में लावारिस हालत में पाया गया। लावारिस नहीं, एक प्रेमाइस में पाया गया और वहां पर ये देखा गया कि इसका नंबर जो है बदला हुआ है। इस पे ओरिजिनली ये राजस्थान नंबर का ट्रक था, इस पे कर्नाटक नंबर कर्नाटक का एक नंबर लगा हुआ था जो गाड़ी निष्प्रयोज्य की जा चुकी थी उसका। उन्नाव में गैंगरेप के बाद लड़की की हत्या मामले में डीएम ने परिवार को मदद का आश्वासन दिया। डीएम गौरांग राठी ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जाने की बात कही। डीएम ने कहा कि परिवार को कानूनी सहायता के लिए सरकारी वकील मिलेगा। जब ये प्रकरण परसों संज्ञान में आया तो तत्काल एक टीम ने जाकर, यहाँ से पुलिस टीम ने जाकर जो वहाँ की लोकल थाना था लखनऊ में, उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस किया। जो शव है उसकी शिनाख्त के लिए, उसकी पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक कार्रवाई करी और कल जब कार्रवाई संपादित हुई, अंतिम संस्कार हुई, तो उस समय हम लोगों ने 8 से 9 निर्णय लिए विभिन्न प्रकार के, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से त्वरित न्याय दिलाने की बात की गई। इसके अलावा जो उनको सरकारी सहायता चाहिए अपने प्रोसिक्यूशन के लिए, उसमें भी हम लोगों की तरफ से मदद की जाएगी, सपोर्ट किया जाएगा, इससे जल्दी इसमें कार्रवाई होकर सजा हो सके। खबर गाजीपुर से। पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के मेंबर गणेश मिश्रा को गिरफ्तार किया। रौजा इलाके से गिरफ्तारी हुई। चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने गणेश मिश्रा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी किया था। देखिए, आज गणेश दत्त मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, जो 191 जो गैंग है जिसका सरगना मुख्तार अंसारी जो मृत हो चुका है उनका सहयोगी रहा है और इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एनआईए एक्ट के तहत एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था, जिसके एनबीडब्ल्यू के अनुपालन में इनको गिरफ्तार किया गया है। आगरा में बीएससी के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सुसाइड नोट में उसने अपनी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त को मौत के लिए जिम्मेदार बताया और ब्लैकमेलिंग का आरोप भी लगाया। पुलिस इसी आधार पर केस दर्ज कर चुकी है। छात्र के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की एक लड़की के साथ दोस्ती थी। लड़की आए दिन रुपयों की मांग किया करती थी। मांग पूरी नहीं होने पर अपने दोस्त के साथ वो ब्लैकमेल करने लगी थी। सुसाइड का केस हुआ जिसमें सुसाइड नोट बरामद हुआ था। इसमें परिवारीजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की। कानपुर में पनकी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 8 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 9 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया। तस्कर गैंग में महिलाएं भी शामिल थीं। मुखबिर की सूचना पर तस्करों की गिरफ्तारी पनकी मंदिर ओवरब्रिज के नीचे से हुई। तस्करों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। तस्करों पर पहले से किदवई नगर, पनकी और सचंडी थाने में केस दर्ज हैं। वहीं गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। आज प्रातः थाना पनकी क्षेत्र अंतर्गत हमारी प्रभात प्रहरी टीम अब क्षेत्र में सक्रिय गश्त में लगी हुई थी। तभी एक मुखबिर के माध्यम से एक लाभप्रद सूचना प्राप्त हुई कि एक पुल के नीचे कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा है। इस संबंध में टीम के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और मौके से 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। इनके पास से कुल 9 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संगठन वाले बयान पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सरकार और संगठन दोनों बराबर हैं। ये रिएक्शन है मंत्री का, दयाशंकर सिंह का। उनका कहना है कि सरकार और संगठन दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर है। सरकार के लोग संगठन में जाते हैं और संगठन के लोग सरकार में आते हैं। आप देख नहीं रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज मंत्री हैं। सरकार और संगठन दोनों एक रेल की पटरी की तरह दोनों हैं। दोनों समान गति से आगे बढ़ते हैं।
इसलिए दोनों का समान अधिकार है।